जब हम किसी केस का ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं तो ज्यादातर मौके पे हमको दिखाई देता है केस स्टेटस के आगे डिस्पोज्ड। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब यह होता है कि जिस केस का हम स्टेटस चेक कर रहे हैं उसका निस्तारण कर दिया गया है। अब वह केस क्या है, किस कैटेगरी का है, क्या वह मेन केस है या कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन है, इसकी जानकारी मिलती है हमको केस कैटेगरी में। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, यह एक केस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन आ रही है। केस कैटेगरी के आगे लिखा हुआ है बेल। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका मैं ऑनलाइन स्टेटस मैंने निकाला है, यह किसी बेल एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस निकाला है। अब बेल एप्लीकेशन से क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, उसको मैं दूर कर देता हूं। कोई मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसमें आईओ अपॉइंट होंगे और आईओ उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आएगी और चार्जशीट के बाद ट्रायल चलता है और ट्रायल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फाइनल बहस सुनने के बाद कोर्ट ऑर्डर पास करती है। ये स्टेप होते हैं किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को लगता है कि आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है और आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है आईओ के द्वारा। तो जो ही उस आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस आरोपित व्यक्ति का एक अधिकार तुरंत वहीं उसे मिल जाता है, बेल लेने का अधिकार, जिसको हम इंटरिम रिलीफ बोलते हैं। अब क्या हुआ इसका मतलब, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसके बाद चार्जशीट आएगी, ट्रायल चलेगा, तो कोई टाइम फिक्स तो है नहीं कि कितने दिनों में ट्रायल को खत्म करना है। तो क्या इतने दिनों तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा? जी नहीं। इसीलिए उस व्यक्ति को बेल का अधिकार है, वो अपनी बेल का एप्लीकेशन लगा सकता है। तो अपनी बेल का एप्लीकेशन लगाता है। उस बेल एप्लीकेशन पे जज साहब जो होते हैं, दूसरा पक्षकार जो है, जिसमें स्टेट है जो दूसरा पक्षकार, उसमें आईओ से रिप्लाई कॉल किया जाता है। यानी स्टेट का ही पार्ट होता है आईओ और स्टेट का ही पार्ट होता है। आईओ की बात को रखने के लिए या स्टेट की बात को रखने के लिए कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। तो ये सब जो पार्ट होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आईओ, ये सभी स्टेट के पार्ट होते हैं। दूसरा पक्षकार जिसको हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट से कोर्ट क्या करती है, रिप्लाई कॉल करती है। रिप्लाई आती है, दोनों पक्षों को कोर्ट के द्वारा सुना जाता है। मतलब दोनों पक्षों का मतलब प्रोसिक्यूशन का जो पक्ष होता है, जो स्टेट का पक्ष होता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखता है और डिफेंस का जो आरोपित व्यक्ति का जो पक्ष होता है वो उनके जो प्राइवेट काउंसिल होते हैं, जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, वो कोर्ट में रखते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि बेल दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट अपने ऑर्डर में बेल ग्रांट या बेल अलाउ लिख सकती है। तो नेचर ऑफ डिस्पोजल में अलाउ शब्द आएगा या ग्रांट शब्द आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस मामले में बेल दे दी गई है, बेल की जो अर्जी है कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया है। लेकिन कोर्ट को लगता है कि बेल अभी इस स्टेज पे दी नहीं जानी चाहिए, तो डिसमिस कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। तो जिस मामले में बेल नहीं दी गई है उसमें या तो डिसमिस लिख के आएगा या रिजेक्ट लिख कर आएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि मेरे केस का स्टेटस डिस्पोज दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा केस खत्म हो गया है। आपने लगाई है बेल एप्लीकेशन, बेल आपको मिली है, उसमें डिस्पोज लिख के आ रहा है, बेल एप्लीकेशन पे लिख के आ रहा है, नीचे नेचर ऑफ डिस्पोजल अलाउ या ग्रांट लिख के आ रहा है। तो बहुत सारे लोग को यह समझ में आता है कि मेरा केस ही खत्म हो गया है। यह आपका केस कैटेगरी देखना पड़ेगा कि आपकी जो डिस्पोजल जो शो कर रहा है वह क्या शो कर रहा है। केस कैटेगरी में बेल एप्लीकेशन है जो कि एक इंटरिम रिलीफ होती है। मेन केस तो भी पड़ा हुआ है, जब कोर्ट में चार्जशीट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग नोटिस आपके पास जाएगा, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। क्योंकि बेल आपको इसी ग्राउंड पे दिया गया है कि जब भी आपको बुलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा या संबंधित थाने के द्वारा आईओ महोदय अगर बुलाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो बेल का जो टर्म और कंडीशन है उसके एक वायलेशन होगा और बेल कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केस कैटेगरी अगर बेल की है
और उसके केस स्टेटस के आगे अगर डिस्पोज्ड लिख के आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि केस खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोग जब चेक करते हैं तो बेल एप्लीकेशन के 2-3 स्टेटस निकल के आ जाते हैं। किसी में डिसमिस लिखा होता है, किसी में विड्रा लिखा होता है, किसी में अलाउ लिखा होता है अगर बेल हुई है तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, बेल कितने बार लगा सकते हैं इसके बारे में कोई भी स्पष्ट प्रोविजन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अनगिनत बार बेल लगा सकता है एक ही कोर्ट में, लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान देने वाली चीजें हैं कि जो पहली बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है वह ऑन मेरिट सुनी जाती है। उसके बाद जो दूसरी बेल एप्लीकेशन, अगर वो पहली बेल एप्लीकेशन अगर डिसमिस हो गई तो वह ऑन मेरिट उस कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। अब उसके लिए उस आर्डर के अगेंस्ट में ऊपर वाली जो कोर्ट है उसमें जाना होगा। लेकिन उसी कोर्ट में अगर दूसरी बेल एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है, दूसरी बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी, लेकिन सुनवाई उस पर नहीं होती है जब तक कि कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं आते हैं, परिस्थितियों में जब तक कोई बदलाव नहीं होता है। क्योंकि जब भी सेकंड बेल एप्लीकेशन जाएगी तो कोर्ट सीधा एक ही क्वेश्चन पूछती है कि क्या है जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस बने हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बदल गई कि आप मेरे ही पास बेल एप्लीकेशन आपने लगा दिया। तो कोई अगर परिस्थिति चेंज हो गई है तो उस केस में आप उसी कोर्ट में सेकंड बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं और रिजल्ट उसका सेम रहेगा अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं आते हैं तो जितनी बार बेल एप्लीकेशन फाइल होगा उसको एक नंबर अलॉट होगा और वो स्टेटस में आएगा। तो जब भी किसी की बेल एप्लीकेशन ग्रांट होती है इसका मतलब यह हुआ कि मेन केस डिसाइड नहीं हुआ है, वह इंतरिम एप्लीकेशन डिसाइड हुआ है। सिर्फ बेल के ही मामले में नहीं आता है डिसमिस्ड और रिजेक्ट, 156(3), बहुत सारे मामले जो कोर्ट में फाइल होते हैं एफआईआर की डायरेक्शन के लिए। कोर्ट से लोग या रिलीफ मांगते हैं कि पुलिस हमारे मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही है, तो पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए 156(3) के तहत कि हमारे मामले में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अब इस मामले को सुनने के बाद जो जुडिशियल अफसर होते हैं, जज साहब जो होते हैं, वह पुलिस से एटीआर कॉल करते हैं कि भाई इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करो, उसमें तुमने क्या स्टेप लिया है। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लगता है कि यह तो सिविल मामला है, इसमें कोई क्रिमिनल मैटर बनता ही नहीं है, तो अपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में वह लिख के कोर्ट में सबमिट करती है कि यह एक सिविल मामला है, हमने इंक्वायरी की, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और यह एक सिविल मामला बनता है, तो इसके तहत आप जो भी आदेश पारित करेंगे उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। तो कोर्ट ने जब देखा एक्शन टेकन रिपोर्ट को किया तो एक सिविल मामला बनता है। दूसरी पक्ष को भी सुनने के बाद कोर्ट का अगर ऑब्जर्वेशन यह है कि सिविल मामला है तो उस केस में 156(3) की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा या डिसमिस कर देगा। तो उस मामले में भी डिसमिस या रिजेक्ट नेचर ऑफ डिस्पोजल में शो करेगा, केस कैटेगरी में 156(3) सीआरपीसी के तहत लिखा हुआ आएगा। ऐसे कोई भी एप्लीकेशन अगर है जो इंतरिम रिलीफ के लिए लाई गई है, कोर्ट सुनने के बाद अगर अलाउ करती है, ग्रांट करती है, तो लिख के आएगा, केस कैटेगरी में बताएगा कि वो क्या है, उस एप्लीकेशन का मतलब आप देख के समझ सकते हैं। और अगर नामंजूर कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है तो उसमें डिसमिस और रिजेक्ट लिख के आएगा। उम्मीद करता हूं कि डिसमिस और रिजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ डिस्पोजल में आपको समझ में आया होगा। मैंने केस डिस्पोजल के, नेचर ऑफ डिस्पोजल के बहुत सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है। प्ले लिस्ट में तकरीबन 8-10 वीडियो है जिसपे जो नेचर ऑफ डिस्पोजल के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में मैं क्लियरिफाई करते आ रहा हूं, आगे भी करूंगा। अगर कोई चीजें छूट रही होंगी तो उम्मीद करता हूं डिसमिस और रिजेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।